गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने केमिकल डायनेमिक्स में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलक्षण पढ़े थे, उसमें ग्राफीय निरूपण पढ़ना बाकी रह गया था। ग्राफीय निरूपण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है 2.303 बटे में टी log 10 a/a माइनस एक्स। ठीक है, ग्राफीय निरूपण करना है तो इसको हम यहीं रखते हैं। log 10 a/a माइनस एक्स बराबर ये आ जाएगा KT और ये बटे में आ जाएगा 2.303। ठीक है स्टूडेंट, अभी हो जाएगा y बराबर mx प्लस सी। तो कैसे ग्राफली इसको शो करेंगे? y अक्ष पर आ जाएगा ये log a/a माइनस एक्स और m जो होगा वो हो जाएगा ढाल और t हो जाएगा x अक्ष पर, समय x अक्ष पर आएगा और ढाल हो जाएगा, ढाल यानी tan थीटा, ढाल बराबर tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा ये k बटे 2.303। ठीक है स्टूडेंट, एक तरीका तो ग्राफीय निरूपण का ये है। ठीक है, ढाल होता है tan थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, और दूसरा तरीका है इसी से ही इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऊपर वाले टर्म को log a माइनस में log a माइनस एक्स, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं log m बटे n बराबर होता है log m माइनस में log n, ये फॉर्मूला होता है। तो log a माइनस में log a माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इस वाली समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं बराबर KT बटे 2.303, या पक्षांतरण करें, इसको यहाँ ले जाएं और इस वाली टर्म को इसके स्थान पर ले आए तो ये आ जाएगा log a माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस KT बटे 2.303 और ये टर्म वहाँ जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी log a माइनस एक्स, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c अंतःखंड। तो कैसे व्यक्त करेंगे इसको ग्राफली? अब इसको ग्राफली कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि अब ढाल जो है वो माइनस में आ रही है, इसलिए इसका अंतःखंड ऊपर बनेगा। ढाल ये हो जाएगा log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स वाई अक्ष पर, mx, x क्या हो गया, समय t पर हो गया, x t पर है, tx है समय, और ढाल क्या है k बटे 2.303 माइनस में है, इसलिए ये सरल रेखा यूं खींची जाएगी। ढाल बराबर माइनस k बटे 2.303 और अंतःखंड, क्योंकि ढाल नेगेटिव है इसलिए अंतःखंड ऊपर बनेगा, अंतःखंड mx प्लस c, अंतःखंड ये होगा log a, तो अंतःखंड ऊपर बनेगा, अंतःखंड बराबर log a। इस प्रकार से ढाल होता है tan थीटा, ठीक है, ढाल बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और क्योंकि ढाल नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये इसलिए ये ऐसे आएगा, नहीं तो ये मूल बिंदु से निकलता है ये सरल रेखा। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफीय निरूपण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हम बात करते हैं गैसीय माध्यम में होने वाली अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। गैसीय माध्यम में गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया की गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। गैसीय अभिक्रिया जैसे ये तो विलयन अभिक्रियाएं हो रही हैं, विलयन में हो रही थी, लिक्विड फॉर्म में हो रही थी, तो हम सांद्रता शब्द ले रहे थे, अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। अब यहाँ पर अभिकारक का आंशिक दाब और उत्पाद का आंशिक दाब लिया जाएगा, क्योंकि गैसीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, तो सांद्रता पद के स्थान पर आंशिक दाब लिया जाएगा। जैसे एक गैसीय माध्यम में ये अभिक्रिया हो रही है, A कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, ये गैस स्टेट में है, हम सांद्रता पद के स्थान पर आंशिक दाब लेंगे। T बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक आंशिक दाब Pi है, तो 0 0 बनेगा, उत्पाद बनेंगे ही नहीं क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं है। T समय पर, T पर
इसका x इसके आंशिक दाब में x की कमी हो रही है, तो ये x और x बनेंगे, x ATM बनेगा, x ATM बनेगा। आंशिक दाब के सांद्रता पद के स्थान पर आंशिक दाब ले रहे हैं, x आंशिक दाब की कमी हो रही है, तो इसका x और x बनेगा, ठीक है। t समय पर कुल दाब यदि P टोटल हो तो ये बराबर होगा A के आंशिक दाब के, B के आंशिक दाब के और C के आंशिक दाब, PA प्लस PB प्लस में PC। तो PT टोटल आंशिक दाब है, इसका आंशिक दाब t समय पर क्या है, A का PI माइनस x, इसका B का है प्लस x, इसका C का है प्लस x। माइनस x से प्लस x खत्म, तो टोटल दाब ये आ गया PI प्लस में x, और हमें x निकालना है, तो x बराबर ये आ जाएगा P टोटल माइनस में PI, ये मान हमें रखना है याद, ठीक है। अब हम t समय पर A अभिकारक का दाब t समय पर क्या है, t समय पर A अभिकारक ये रहा, इसका दाब है PI, ये PI प्रारंभिक दाब है PI, इसमें से x चले गए, तो ये है A का आंशिक दाब PA बराबर t समय पर है PI माइनस x का मान हम यहाँ रख देंगे, इसमें x का मान रखने पर तो PI माइनस x की जगह आ जाएगा PT माइनस में PI, और PA एक आंशिक दाब है t समय पर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा PI माइनस में, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन प्लस चेंज हो जाएंगे, PT प्लस में PI, या PA बराबर PI और PI 2PI माइनस में PT। ये एक आंशिक दाब है t समय पर 2PI माइनस PT। अब समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303 बटे में t log 10 A अपॉन A माइनस x। A की जगह प्रारंभिक दाब आएगा, जैसे प्रारंभिक सांद्रता है और ये t समय के पश्चात सांद्रता है, तो यहाँ आएगा प्रारंभिक दाब PI, प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब ये है t समय पर दाब यानी अंतिम दाब, तो 2PI माइनस में PT, ये होगा गैसीय अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये अंतिम दाब है, अंतिम दाब, प्रारंभिक दाब PI बटे में 2PI माइनस PT। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 बटे t log 10 PI बटे 2PI माइनस PT, ठीक है स्टूडेंट। ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए फर्स्ट ऑर्डर की समाकलित वेग समीकरण है। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने की विधियां, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने की विधियां। कोटि हम जानते हैं, कोटि का निर्धारण, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम जानते हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे कोटि कहते हैं। जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है या अभिक्रिया का वेग जितने अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब पहली विधि है, पहली विधि जो है वो है आलेखी विधि, आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि। हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt ये समानुपाती होता है a माइनस एक्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, अगर द्वितीय कोटि की है तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल ही होगा a माइनस एक्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए द्वितीय घात के समानुपाती होगा। अगर तृतीय कोटि की है तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स की पावर 3। तृतीय कोटि की है तो अभिकारक की तृतीय घात के समानुपाती होगा। और अगर nवीं कोटि की है तो dx अपॉन dt ये बराबर समानुपाती होगा a माइनस एक्स nवीं कोटि के लिए। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर k लगाएंगे, k यहाँ पर वेग स्थिरांक है। अब इसका हम
लोग लेते हैं दोनों तरफ, लोग लेने पर दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा लोग dx अपॉन dt बराबर n लोग, ये आ जाएगा क्योंकि इससे टर्म से गुणा हो रहा है तो ये आ जाएगा लोग के प्लस में n, क्योंकि घात जो है वो आगे आ जाता है n लोग a माइनस एक्स। ये समीकरण प्राप्त होगी, हम इसका इस वाली इक्वेशन का लोग लेंगे तो इसके साथ लोग लग जाएगा लोग dx अपॉन dt, और ये गुणा में हो रहा है तो लोग के प्लस में क्योंकि फॉर्मूला होता है जैसे लोग a गुणा में b होता है, तो ये इसको ऐसे लिखता है लोग a प्लस में लोग b, ये सूत्र होता है, ठीक है, वो लिखा है हमने। तो लोग गुणा में a माइनस एक्स की पावर n है, तो लोग के प्लस में लोग a माइनस एक्स लिखा जाएगा और n घात जो है वो आगे आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इसको हम ग्राफली शो कैसे करेंगे, इसको कैसे ग्राफली शो करेंगे, n यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है, तो इसको ग्राफली कैसे शो करेंगे, वही मूल रेखा समीकरण है y बराबर mx प्लस सी। m या ढाल है, x अक्ष पर रखेंगे उस राशि को और y अक्ष पर रखेंगे इस वाली राशि को, और ये लोग के अंतःखंड होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से क्योंकि जो यहाँ ढाल है वो प्लस में है इसलिए अंतःखंड यहाँ नीचे बनेगा, तो अंतःखंड नीचे बनाने के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा लोग dx अपॉन dt, लोग dx अपॉन dt, इसको y अक्ष पर लिखेंगे, और यहाँ n जो है ये ढाल है, m ढाल होता है, और लोग a माइनस एक्स लिखा जाएगा x अक्ष पर, लोग a माइनस एक्स x अक्ष पर लिखा जाएगा, और ढाल जो है ढाल हो जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा ढाल यहाँ पर n, यानी अभिक्रिया की कोटि ही ढाल होगी, ठीक है। और जो बचेगा c हो जाएगा अंतःखंड, तो ये जो नीचे बनेगा क्योंकि ढाल पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये हो जाएगा अंतःखंड बराबर लोग के, अर्थात लोग dx अपॉन dt और लोग a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है, ठीक है। इसका ढाल निकालेंगे मैथमेटिकली, और इसका अंतःखंड जो होता है वो लोग के बराबर होता है, यानी कि वेग स्थिरांक का लोग लेते हैं वो उसके बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये ग्राफिकल मेथड है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने का। दूसरी विधि है अर्धायुकाल विधि, अर्धायुकाल विधि, अभिक्रिया की कोटि निकालने की दूसरी विधि अर्धायुकाल विधि। अर्ध आयुकाल विधि, इसमें क्या होता है, जो अर्धायुकाल होता है इसे t से व्यक्त करते हैं, और यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये संबंध होता है अर्धायुकाल और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अभिकारक एक है, जैसे मान लो एक अभिकारक है, एक अभिकारक के लिए अर्धायुकाल T1 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A1 की पावर n माइनस 1, और ये T1 बराबर के स्थिरांक होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो A1 की पावर n माइनस 1, समीकरण नंबर 2। दूसरे अभिकारक के संदर्भ में, दूसरे अभिकारक के लिए क्या आ जाएगा, T2 उसका अर्धायुकाल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा K और A2n माइनस 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग देने पर यह आ जाएगा T1 बटे T2 बराबर, ये A2 पर आ जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा, तो A2 की पावर n माइनस 1 और A1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं A2 बटे में A1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है T1 बटे T2 और A2 बटे A1 की पावर n माइनस 1। अब इसका हम लोग लेंगे, लोग लेने पर दोनों तरफ लोग लेंगे, लोग लेंगे तो ये आ जाएगा लोग T1 बटे में T2 बराबर, ये आ जाएगा n माइनस 1 लोग A2 बटे में A1। A और A2 A1 ये प्रारंभिक सांद्रताएं हैं अभिकारक 1 और 2 की। अब यहाँ पे हमें n निकालना है अभिक्रिया की कोटि, तो n निकालना है तो n को तो यहाँ रखो और इस वाली टर्म को इसके बटे में लेके आओ, तो ये आ जाएगा लोग T1 बटे T2,
ये बटे में आ जाएगी टर्म, गुणा में हो रही है तो ये बटे में आएगी log A2 बटे में A1, तो यह अभिक्रिया की कोटि इस प्रकार से n निकल जाएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n log T1 माइनस में log T2 बटे में log A2 माइनस में log A1, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं log m बटे n बराबर होता है log m माइनस में log n। तो log T1 माइनस में बटे में तो माइनस में log T2, ऐसे ही log A2 माइनस में log A1, ठीक है। तो इसको हम ये अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 वहाँ जाएगा तो 1 प्लस आएगा, ठीक है। n बराबर n निकालना है तो 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस n है तो वहाँ जाएगा तो 1 प्लस log T1 बटे T2 बटे में log A2 बटे A1, 1 प्लस log T1 घटाएंगे हम log T1, क्योंकि सूत्र बता दिया log m बटे n का log m माइनस में log n। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि याद करते हैं, 1 प्लस log T1 माइनस log T2 बटे में log A2 माइनस log A1, ठीक है। ये अभिक्रिया की कोटि है n, ठीक है स्टूडेंट। ये अर्धायुगाल विधि है। इसी प्रकार वॉन हाफ अवकलन विधि होती है, अभिक्रिया निर्धारण की विधि, तीसरी विधि वॉन हाफ अवकलन विधि। वॉन हाफ अवकलन विधि जो होती है वॉन हाफ अवकलन विधि अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के nवीं अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे माइनस dc1 अपॉन dt प्रोपोर्शनल c1 की पावर n, nवीं कोटि अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है ये dc1 अपॉन dt, और ये अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ऐसे ये तो प्रथम अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए, दूसरे के लिए, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे dc1 अपॉन dt, dc1 अपॉन dt1, ठीक है, dc1 अपॉन dt कर लेते हैं, dc1 अपॉन dt बराबर kc1 की पावर n। और दूसरे अभिकारक के लिए ये आ जाएगा माइनस dc2 अपॉन dt प्रोपोर्शनल c2 की पावर n, या dc2 बटे में dt बराबर kc2 की पावर n। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर 1 में 2 का भाग देंगे तो dc1 बटे में dt बटे में dc2 बटे में dt बराबर kc1 बटे kc2, कैसे के खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यह आ जाएगा c1 बटे में c2 की पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका log लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे तो यह आ जाएगा log dc1 अपॉन dt बटे में dc2 अपॉन dt बराबर n log c1 बटे में c2, क्योंकि घात जो होती है आगे आ जाती है तो log c1 बटे c2, हमें n निकालना है, n अभिक्रिया की कोटि है तो n बराबर यह आ जाएगा log dc1 बटे dt माइनस log dc2 बटे में dt, क्योंकि सूत्र वही है log m बटे n, तो आ जाएगा log m माइनस में log n, dc1 बटे dt माइनस log dc2 बटे में dt बटे में आएगा ये, तो log c1 माइनस में log c2, ये इस प्रकार से, क्योंकि log ये बटे में आएगा इसके, तो log m बटे n का फॉर्मूला है log c1 माइनस log c2, तो ये n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, तो ये वॉन हाफ अवकलन विधि है। उसके बाद ऑस्टवाल्ड विल्गन विधि होती है, ऑस्टवाल्ड विल्गन विधि अभिक्रिया कोटि का निर्धारण करने की ऑस्टवाल्ड विल्गन विधि, ये क्या होती है, ऑस्टवाल्ड विल्गन विधि, यह भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने की विधि है। इस विधि का उपयोग कब जब किया जाता है, जब अभिक्रिया में 3 या 3 से अधिक अभिकारक हो या जटिल अभिक्रिया हो, 3 या 3 से अधिक अभिकारक हो, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण ऑस्टवाल्ड विल्गन विधि से किया जाता है। जैसे A प्लस में B प्लस में C इज इक्वल टू उत्पाद बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि
किसी एक अभिकारक को हम अल्प मात्रा में लेते हैं, माइनर अमाउंट में लेते हैं, और दूसरे को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, अन्यों को, क्योंकि जो दूसरे हैं आधिक्य में लेते हैं, इनको जैसे बी और सी को आधिक्य में ले लेंगे, आधिक्य मात्रा में या एक्सेस में ले लेंगे, तो इनके संदर्भ में अभिक्रिया कोटि का ज्ञान करना कठिन हो जाएगा, और इसको हम लेंगे अल्प मात्रा में, और इसको अल्प मात्रा में लेंगे तो इसके संदर्भ में अभिक्रिया कोटि हो जाएगी मान लो n1। इसको अन्य विधि से ज्ञात कर लेंगे, इनको हमने एक्सेस अमाउंट में लिया इन दोनों को। अब हम क्या करेंगे, बी को छोड़ देंगे, पहले ए को छोड़ दिया और बी और सी को एक्सेस में ले लिया, आधिक्य में ले लिया, तो इसके संदर्भ में अभिक्रिया कोटि होगी मान लो n1। अब हम बी को छोड़ देंगे और ए और सी को अधिक मात्रा में ले लेंगे, और इसके संदर्भ में अभिक्रिया कोटि होगी मान लो n2। अन्य विधि से ज्ञात कर लिए अल्प मात्रा में, इन दोनों को ए और सी को हमने अधिक मात्रा में ले लिया। अब तीसरे स्टेप में इसको हम अल्प मात्रा में ले लेंगे, इसके संदर्भ में अभिक्रिया कोटि n3, और इनको ले लेंगे ए और बी को आधिक्य में। पहले हमने इसको अल्प मात्रा में लिया, इन दोनों को आधिक्य में लिया, फिर हमने इसको अल्प मात्रा में लिया, इन दोनों को आधिक्य में लिया, फिर हमने सी को अल्प मात्रा में लिया, बहुत लेस लिया है माइनर अमाउंट में, इन दोनों को आधिक्य में लिया है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ए के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि n1 अन्य विधि से ज्ञात कर लेंगे, फिर बी के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि एक एक करके अलग अलग करके विलगन का मतलब अलग अलग करके, और सी के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि। टोटल अभिक्रिया कोटि अगर n हो तो ये होगी n1 प्लस में n2 प्लस में n3। इस प्रकार से अलग अलग स्टेपों में अलग अलग करके अभिकारकों के संदर्भ में हम अभिक्रिया कोटि ज्ञात करते हैं, उसका योग कर लेते हैं, टोटल हमें अभिक्रिया कोटि प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑस्टवाल्ड की विलगन विधि थी। अब उसके बाद छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं, छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। स्टूडेंट सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके लिए अणुसंख्यता का मान तो 2 हो, लेकिन अभिक्रिया कोटि का मान 1 हो। अणुसंख्यता का मान 2 हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या कोटि का मान 1 हो, ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि लगता तो ऐसे कि अभिक्रिया की कोटि 2 हो, लेकिन उसमें 2 अणु भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया कोटि प्रैक्टिकली निकालने से प्राप्त होती है, वो होती है 1। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन करें, CH3COO(C2H5), इसका जल अपघटन करें अम्लीय माध्यम में, तो क्या होगा, CH3C एथिल एसीटेट है, ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया एथिल एसीटेट, ये COO CH3COO नेगेटिव और एथिल पॉजिटिव H प्लस OH नेगेटिव, तो C2H5OH एथेनॉल बनेगा, C2H5OH प्लस में CH3COOH एसिटिकम। तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो अणु संख्यता यहाँ पर कितनी है, अणु संख्यता तो बराबर है 2, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो केवल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो केवल एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया कोटि क्या है, कोटि यहाँ पर 1 है, क्योंकि एक अणु एथिल एसीटेट की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। तो अणु संख्यता 2 है लेकिन अभिक्रिया कोटि 1 है, इसलिए ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। ऐसे ही सुक्रोज है, सुक्रोज का प्रतिपद C6C12H22O11 का हमने जल अपघटन किया, HOH किस माध्यम में किया हमने, अम्लीय माध्यम में किया, अम्लीय माध्यम में किया। तो ये बनेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर अणु संख्यता कितनी है, अणु संख्यता यहाँ पर 2 है, लेकिन कोटि कितनी है, कोटि यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, केवल सुक्रोज की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया कोटि 1 है, लेकिन अणु संख्यता 2 अणु भाग ले रहे हैं, अणु संख्यता कितनी है, 2 है। तो ऐसी अभिक्रियाएं छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहती हैं जिनकी कोटि अलग हो, अणु संख्यता अलग हो। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।